नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भारत सिविल अफेयर्स। और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ट्रंप ने जो अभी बोर्ड ऑफ पीस बनाया है गाजा में एक तरीके से पीस बिल्डअप करने के लिए, क्या ये यूनाइटेड नेशंस का राइवल हो सकता है और क्या इससे रिलेटेड डेवलपमेंट है? इंडिया को बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने के लिए ट्रंप द्वारा क्या क्यों इन्वाइट किया गया, क्या इसका रेलिवेंस है और क्या सच में ये यूएन का राइवल बन सकता है? इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखें, अभी ये जो ट्रंप ने गाजा में एक तरीके से जो सीज फायर डील हुआ था इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, उसको लेके बोर्ड ऑफ पीस बनाया था। उसमें क्या है, कौन इसके मेंबर्स हैं, प्लस इसका क्या फर्दर प्लान हो सकता है, क्या ये राइवल हो सकता है क्या यूनाइटेड नेशंस का? तो काफ़ी डिस्कशन जो है पब्लिक डोमेन में आ गया था इसके रिगार्डिंग। तो ये बेसिकली है क्या, बेसिकली ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये यूनाइटेड स्टेट्स का ही एक तरीके से कॉन्सेप्शलाइज्ड आइडिया है। उन्होंने क्या प्रपोज किया है, इसीलिए प्रपोज ये किया है कि यहाँ पर गाजा में नेवर एंडिंग एक तरीके से जो वायलेंस है वो इसको स्टॉप करना था, जो स्टॉप नहीं हो रही थी, जो सीज फायर डील इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में साइन की गई थी। तो वायलेंस को एंड करने के लिए गाजा में, प्लस वहाँ के सिविलियंस की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉस को सेव करने के लिए ये एक तरीके से साइन किया गया। किसके बीच में, किसने साइन करवाया था? बेसिकली ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये कंस्ट्रक्ट या एक तरीके से फॉर्म किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स की साइड से। ये बेसिकली है क्या, एक इंटरनेशनल बॉडी है। बेसिकली देखें, कोई भी एक बॉडी इंटरनेशनली जो कंट्रीज उसमें कंसाइंड होते हैं, जो उसके पार्ट हैं, वो तो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है। लेकिन अगर इसी तरीके की कोई इंटरनेशनल बॉडी उसी के पैरेलली अगर बिल्डअप हो रही है, इसका मतलब क्या है, हो सकता है देयर इज ए पॉसिबिलिटी ये यूनाइटेड नेशंस का क्या हो, राइवल हो। तो ये इंटरनेशनल बॉडी है। एक तो अनवील किसने करी है? ट्रंप ने अनवील करी है एज ए पार्ट ऑफ गाजा पीस प्लान। गाजा के पीस प्लान के लिए करी है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने को है, जो इसके चार्टर में लिखा गया है कि जो वो इंटरनेशनली या फिर फर्दर जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको स्टॉप करने के लिए इस बॉडी का क्या किया जा सकता है, यूज़ भी किया जा सकता है, प्लस जो अदर कंट्रीज है वर्ल्ड के, वो भी इसके क्या हो सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं। तो ये ओनली गाजा तक कन्फाइंड नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हो सकता है यूनाइटेड नेशंस जैसे टास्क भी अपने एंड से करने लगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो जाता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इसको क्या किया था, लेटर एंडोर्स कर दिया था नवंबर 2025 में। और इनके बीच में एक तरीके से पीस डील जो साइन हुई थी वो अक्टूबर 2025 में इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हुई थी, हमास और इसराइल के बीच में, जो कि हमास जो अभी यहाँ पर रूलिंग अथॉरिटी है गजा में। तो बेसिकली ये बोर्ड ये काम करेगा एज ऑफ नाउ कि गाजा में पीस किस तरीके से ले आई जाए। पीस बोर्ड का बेसिक टास्क ये होगा कि गाजा में पीस बिल्डअप करना और एक तरीके से रिकंस्ट्रक्शन का कंप्लीट प्लान प्रिपेयर करना, ड्राफ्ट प्रिपेयर करना। लेकिन फर्दर हो सकता है कि इंटरनेशनल या ग्लोबली जो भी अदर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको भी क्या करे, सॉल्व करे। ये भी इसका प्लान हो सकता है। इंडिया को भी इसने एक तरीके से, इंडिया देखें, अदर 60 कंट्रीज जैसे हैं जिनमें इंडिया भी एक पार्ट है, जिसको इसमें ट्रंप ने एक तरीके से इनविटेशन दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने इनविटेशन दिया है कि आप लोग इस बोर्ड को ज्वाइन करें, जिसका काम बेसिकली क्या काम है, पीस बिल्डअप करना है। इवन पाकिस्तान को भी इसमें इंक्लूड करने का एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स का प्लान है। पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया गया है कि आप लोग भी इस बोर्ड को क्या करें, ज्वाइन करें। जिसका बेसिक वर्क क्या होगा, देखिए, इंटरनेशनल एफर्ट्स रिलेटेड टू पीस एंड सिक्योरिटी इन द गाजा। एज ऑफ नाउ गाजा के लिए है, लेकिन इसके चार्टर में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि फर्दर कॉन्फ्लिक्ट को पॉज या स्टॉप करने के लिए भी इसका मेजर रोल रहने वाला है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। देखिए, इसका 3 टियर स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ 3 टियर स्ट्रक्चर होगा। देखें, टॉप नॉच लेवल पर या फिर प्राइमरी लेवल पर कौन होगा, जो बिलियनर। देखें, सबसे बड़ा कंसर्न ये निकल के आता है कि अगर बिलियनर ही वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने लगेंगे तो ग्लोबल लीडर्स का एक तरीके से रेलिवेंसी क्या रह जाएगा। तो ग्लोबली जो कंट्रीज़ के लीडर्स हैं, जो कंट्रीज़ का रिकग्नाइजेशन रहता है, जो यूनाइटेड नेशंस में बैठते हैं, उस इश्यूज़ को लेके बात करते हैं, इश्यूज़ को रिजॉल्व करने से रिलेटेड एक तरीके से क्या करते हैं, ऑन टेबल डिस्कशन होता है। लेकिन यहाँ ये जो बॉडी बनी है उसमें टॉप लेवल पर अगर बिलियनर्स और इंडिविजुअल बैठेंगे तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि फिर से एक तरीके से क्रॉनिक कैपिटलिज्म की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है वो इंडस्ट्रियलिस्ट से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होने लग जाती है और उन्हीं के लिए फेवरेबल पॉलिसीज़ और वही डिसीजन मेकिंग में मेजर पार्ट करने लगते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ जाता है। बिलियनर्स और इंडिविजुअल जो इसराइल के क्लोज हैं, तो टॉप बॉडी में डिसीजन मेकिंग पावर वाले पर्सन और इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहने वाले। सेकंड जो लेवल होगा उसमें कौन रहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड और गाजा के नेशनल रहने वाले। थर्ड लेवल पर पैलेस्टाइनियन एडमिनिस्ट्रेशन जो टेक्नोक्रेट का है, जो अभी उसको बेसिकली क्या करें, पैलेस्टाइन में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरसी कर रहा है, वो थर्ड लेवल पर रहने वाला है। उसका नाम क्या है, नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, जो अभी डे टू डे एक तरीके से क्या कर रहा है, गाजा में एडमिनिस्ट्रेशन को, गाजा की डे टू डे एक्टिविटीज़ को ट्रांजिशन पीरियड में डील करने को लेके
एक तरीके से डील कर रहा है। तो ये 3 टियर मैकेनिज्म रहने वाला है। फर्स्ट मैकेनिज्म रहेगा बोर्ड ऑफ पीस, और जिसमें जो यूएस लेड रहेगा, और उसमें टॉप नॉच बिलियनर्स जो इंडिविजुअल जो इसराइल के काफ़ी क्लोज है। सेकंड पे गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड रहेगा। थर्ड पे जो गाजा की अभी पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन जो टेक्नोक्रेट्स का है, जो अभी एज ऑफ नाउ डे टू डे रूलिंग देख रहा है, वो थर्ड लेवल पर रहने वाला है। देखें इसमें की और बोर्ड मेंबर कौन होंगे, फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल, देखें टॉप स्ट्रक्चर पे कंट्रोल जो फंडिंग और स्ट्रेटजी को देखते हैं, ये सब मेंबर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस काउंसिल को चेयर कौन करने वाला है। फिर से यहीं पे बात आ गई यूनाइटेड स्टेट्स की। यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो इसको फिर से चेयर करने वाले। इट मीन्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस जो रहने वाला है वो यूनाइटेड स्टेट्स का रहेगा। तो ये सबसे बड़ा कंसर्न ये निकल के आता है कि अगर डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में यूनाइटेड स्टेट्स का ही रोल रहेगा, तो यहाँ पर यूएन के रेलिवेंस को या फिर यूएन को डायरेक्ट एक तरीके से चैलेंज करने की भी पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है। अदर मेंबर्स कौन होंगे, देखिए मेजरली यूनाइटेड स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, स्पेशल एनवॉय हो गया, ये सब बेसिकली बिलियनर हो गए। मार्क रोवन हो गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के, बेसिकली देखें वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बंगा, ये इसको लीड करने वाले हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव से भी, कि भाई एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन जो इस इतने बड़े डील को या इतने बड़े बोर्ड ऑफ एक तरीके से पीस को उसमें मेंबर हैं और इसको भी लीड भी करने वाले हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसका एक क्लोज डिस्कशन में ये भी है कि 1 बिलियन का मेंबरशिप क्लोज क्या है। मतलब ये जो बॉडी है ये डायरेक्टली एक तरीके से फंडिंग बेस्ड बॉडी। यूनाइटेड नेशंस में ऐसा कुछ नहीं, वॉलेंटरी फंडिंग होती है। यूनाइटेड नेशंस का अगर कोई भी मेंबर कंट्री है तो उस पर किसी भी तरीके का कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन या रेजोल्यूशन नहीं होता कि आपको इतनी फंडिंग करनी पड़ेगी, या फिर किसी भी तरीके की कोई फंडिंग का ऑब्लिगेशन या रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। लेकिन इस बोर्ड में ये एक क्लोज ऐड किया गया है कि अगर आप $1 बिलियन देते हैं तो आप इसका $1 बिलियन पे करते हैं तो ही इसका क्या कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन सकते हैं। और इनिशियली जो है मेजर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करने के बाद में भी इनिशियली एंट्री जो होने वाली है वो 3 ईयर्स के लिए ही होने वाली है। तो इनिशियल एंट्री 3 ईयर्स की होगी प्लस $1 बिलियन पे करने के बाद में। इसका मतलब ये होगा कि एक तरीके से फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद में हो सकता है कंट्री जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि यूएन में इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको पे करना है और पे करने के बाद में ही इसके क्या हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं। सो दिस इज़ ए मेजर, एक तरीके से कंस्ट्रेंट कह सकते हैं, इट्स अ मेजर कंस्ट्रेंट दैट कैन बी सीन। अब इसमें वो आगे क्या हो सकता है या फिर आगे किस तरीके की चीज़ें हो सकती है, देखें इनविटेशन तो कई कंट्रीज़ को सेंड किया गया, इंडिया को भी सेंड किया गया, पाकिस्तान को भी सेंड किया गया है। तो इसमें आगे ये चीज़ हो सकती है कि कंट्रीज इसमें वॉलंटरीली ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं, इंटरेस्टेड है कि नहीं है, प्लस $1 बिलियन पे करना चाहते हैं कि नहीं इनिशियल 3 ईयर्स के लिए। तो ये काफ़ी डिबेटेबल चीज़ है। लेकिन यहाँ इशू ये रेज होता है कि यूनाइटेड नेशंस का एक तरीके से रेलिवेंस डे बाई डे या फिर ईयर ऑन ईयर कम क्यों होता जा रहा है। बिकॉज ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ही यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया गया था। उसकी हिस्ट्री में या फिर उसके चार्टर में दैट वाज क्लियरली मेंशन इन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू बिल्ड द पीस इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म्ड। 2 मेजर वर्ल्ड वॉर हुए थे, उसी के बाद में यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ निकल के आना कि उसी का पैरेलल एक तरीके से एक बॉडी बनना, प्लस उसमें टॉप नॉच बिलियनर्स का पार्ट होना, वो डिसीजन मेकिंग में भी इन्फ्लुएंस करेंगे, प्लस जो कंट्रीज मेंबर बनना चाहते हैं उनको $1 बिलियन पे करना, ये काफ़ी यहाँ पर कंसर्निंग लगता है। इन्विटेशन इंडिया पाकिस्तान को सेंड किया गया, एज वी हैव ऑल डिस्कस। देखिए अगर ये यूएन का रिप्लेसमेंट होता है तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑलरेडी ये कहा था, उनका ये स्टेटमेंट था कि यूएन में बहुत ट्रमेंडस पोटेंशियल है, मतलब बहुत पोटेंशियल है, लेकिन इट इज़ नॉट लिविंग अप टू इट्स पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये डिस्कशन निकल के आया था भाई कि यूनाइटेड नेशंस का ऑलरेडी राइवल जो बॉडी है वो इन क्रिएशन है या फिर अंडर पाइपलाइन है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के माइंड में ये आइडिया ऑलरेडी है कि इसका कोई ना कोई राइवल बना जाए। इसमें पोटेंशियल बहुत है लेकिन इट इज़ नॉट वर्किंग अपॉन अप टू दैट पोटेंशियल। तो ये यहाँ पर निकल के आया था, और इसी का एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि यहीं से ब्रेन चाइल्ड है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ट्रंप का कि भाई हम लोग बोर्ड ऑफ पीस यहाँ पर बनाए। और अभी थोड़े टाइम पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने ये अनाउंस किया था कि वी आर गोइंग टू पुल आउट, वी आर गोइंग टू विड्रॉ 66 बॉडीज विच आर पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो यहाँ पर देखें ये एक तरीके रिलीफ एंड वर्क एजेंसी हो गया, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो गया, इवन यूनेस्को से भी ये यूनेस्को, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस वाटर, यहाँ से यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इन सारी बॉडी से यूएस ने ऑलरेडी पुल आउट कर लिया था। तो इसका मतलब एक तरीके से इम्प्लीकेशन और इंडिकेशन तो मिलने लग ही गए थे कि यूएस आगे भी चल के कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। देखें तो यूएन की हिस्ट्री, अब अगर यूएन का राइवल है तो यूएन की हिस्ट्री भी हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मेशन यूएन का एक तरीके से 1919 में देखा जा सकता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक तरीके से सर्कमस्टांसेस में इसको फॉर्म किया गया था। कौन सी ट्रीटी के था, ट्रीटी ऑफ वर्सलाइस जो थी, उसी के बाद में इसको क्या किया गया था, साइन किया गया था,
एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ILO को भी इसी ईयर में क्रिएट किया गया था। ये एफिलेटेड बॉडी है यूनाइटेड नेशन से और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन आफ्टर दैट एक तरीके से ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकआउट हुआ, तो एक लीग ऑफ नेशन को चेंज करके 1945 में अल्टीमेटली यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को साइन किया गया। एक कहाँ पर ये जो कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पर 50 मेंबर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इस UN के चार्टर को साइन किया था और उसी के बाद में ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। कब? 1945 में। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि UN की हिस्ट्री भी काफ़ी एक तरीके से ओल्ड रही है और उसमें सारे कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन रहता है। वो आपस में बैठते हैं, डिटेल डिस्कस करते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो कश्मीर रिलेटेड इशू हो गया, या फिर पाकिस्तान से एक टेररिज्म की सप्लाई वाले इश्यूज़ हो गए, तो ये सारे इश्यूज़ यूनाइटेड नेशंस में बैठ के डिस्कस होते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस का नेम का ओरिजिन एक तरीके से कॉइन किसका था? ये जो रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, उन्होंने इसको एक तरीके से, अब उनका ब्रेन चाइल्ड था कि भाई इसको नाम क्या दिया जाए, यूनाइटेड नेशंस दिया जाए। और डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस ये साइन कब की गई थी? 1942 में। 26 नेशंस उसके पार्ट थे और इनका काम क्या था बेसिकली? ये जो पावर एक्सिस बना हुआ था उसको ऐसा था कि सारे कंट्रीज़ आपस में मिल के उन इश्यूज़ को, पूरे कंट्रीज़ का, वर्ल्ड के जो जितने भी कंट्रीज है वो सब इसके पार्ट बने और सारे इश्यूज़ को डिस्कस करें, और कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो पीस बिल्डअप करने का काम किसका रखा गया था? यूनाइटेड नेशंस का रखा गया था। और ये ऐसा नहीं है कि एक सेपरेट पीस हो, कलेक्टिव पीस होनी चाहिए पूरे वर्ल्ड में। इसी के लिए यूनाइटेड नेशंस का क्या किया गया था? फॉर्म किया गया था। तो ये UN की हिस्ट्री रही है यूनाइटेड नेशंस की। तो अगर इस तरीके की बॉडी अभी फॉर्म होती है तो ये, अगर इसको राइवल एज ए राइवल फॉर्म में देखना, ये अपने आप में काफ़ी एक तरीके से डिस्कशन वाला टॉपिक भी है। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्लस अगर इस तरीके की बॉडी बनती है तो कितने कंट्रीज इसके पार्ट हो सकते हैं? कितने कंट्रीज, how many countries are able to pay, how many countries are basically capable to pay $1 billion टू द बोर्ड ऑफ पीस? ये काफ़ी डिबेटेबल चीज़ हो जाती है। प्लस अगर बिलियनर्स वर्ल्ड के डिसीजंस लेने लगेंगे तो ये जो अलग अलग कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका रेलिवेंस अपने आप ही विद द टाइम कम होने लगेगा। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग और डू सब्सक्राइब भारत सिविल अफेयर्स। ऐसे ही इश्यूज़ को हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।